हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट जो जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है जेक द्वारा। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है। जो जेक बोर्ड का सिलेबस का पैटर्न है वो एमसीक्यू भी है और सब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे MCQ. What is the coordination number of cubic closed packing structure? Cubic closed packing structure का coordination number हम लोग को बताना है। तो इसका coordination numbers क्या हो जाता है cubic closed packing structure का? इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर्स हो जाएगा 12। इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक सब्सटेंस। इसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ एटम्स हम लोग को बताना है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एक तो कॉर्नर्स में हो जाएगा और एक क्या होगा, एक पूरे बॉडी में आएगा। तो एक बॉडी में क्या हो जाएगा, एक बॉडी में पूरा क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हम लोग को डेंसिटी बताना है किसी भी क्रिस्टल में, ठीक है। तो इसका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो आंसर ए क्यूब, यहाँ पे मोलर मास है तो इसका आंसर हो जाएगा ZM ए क्यूब Na। तो इसमें Z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, M क्या है, M है मोलिकुलर फॉर्मूला, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो दिया है मेरा यूनिट सेल उसका वॉल्यूम है, और Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। अब अगला देखिए, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस। तो हम लोग को इसमें बताना है द नंबर ऑफ एटम्स बताना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स में होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, और उनका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8। तो कट करके कितना हो जाएगा, आंसर नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1। तो आंसर नंबर मेरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है An atom at the body center of a unit cell contribute to the unit cell। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an atom the body center of unit cell contribute the unit cell। तो इसमें बोल रहा है आंसर जो बॉडी सेंटर्स में जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, एटम्स होता है, वो पूरे यूनिट सेल का कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि पूरे बॉडी सेल्स में 1 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एससीपी में हम लोग को बताना है कि कितना ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है, कितना जो है किसी पे एससीपी में हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है उसका कितना होता है 52.2 होता है। एफसीसी में होता है कितना होता है, सॉरी बीसीसी में होता है 62.4, और फिर जो 64%, और जो मेरा एफसीसी और एससीपी में होता है वो 74%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर, 74%। अब अगला क्वेश्चन है क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्लोज पैकिंग किसमें होता है, एफसीसी में, क्योंकि परसेंटेज अब देखिए फर्स्ट में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में होता है 52.2 होता है, बीसीसी में 64 होता है, और फिर जो एफसीसी है उसमें 74 होता है। तो सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किसमें होता है, तो एफसीसी सेंटर क्यूबिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा एफसीसी में, ये नंबर है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोवर्स द डेंसिटी इज।
मतलब पॉइंट डिफेक्ट है विच लोअर्स इज द डेंसिटी इज, मतलब जिसमें डेंसिटी को कम कर देता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है नंबर्स ऑफ एनायन एंड कैटायंस क्या होते हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ एनायन एंड कैटायंस क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक साइड को छोड़कर इन लीव कर जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaCl स्ट्रक्चर, हम लोग को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है NaCl का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब फिर देखिए व्हाट टाइप्स ऑफ स्टियोकायोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर फाउंड इन जेडएनएस, जेडएनएस में कौन सा स्टियोकायोमेट्रिक डिफेक्ट्स मतलब डिफेक्ट्स पाया जाता है ये बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है जेडएनएस में, कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए अब हम लोग को पढ़ना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये 2 मार्क्स में शायद पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखिए What defect lowers the density of a solid? What defects? कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है, डेंसिटी कम, किस डिफेक्ट्स के कारण डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विच डिफेक्ट्स लोअर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ विच सिलिकॉन मे बी डॉफ्ड टू गिव ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है, एन एलिमेंट का नाम बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which point defects in crystal does not alter the density of solid, कौन सा जो डिफेक्ट है वो डेंसिटी को प्रभावित नहीं करता या फिर डेंसिटी कम नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। विच पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, Name of a solid in which both Frankel and Schottky defects occur, तो मतलब ऐसा name of solids in which both Frankel and Schottky defects occur, तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा AgBr। अब अगला क्वेश्चन है 16 में क्या बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एन यूनिट सेल ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। नंबर ऑफ टेट्राल वर्ड्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, क्यूबिक जो कि जिसका जो क्या होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 8। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हम लोग को बताना कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है जो कहाँ प्रेजेंट होगा एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ आर्सेनिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हाट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का नाम बताना, ठीक है, सिलिकॉन इज डॉप्ड विथ आर्सेनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा एन टाइप्स सेमीकंडक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा एन टाइप्स सेमीकंडक्टर, इसका आंसर हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है देखिए शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग को आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर ये क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड्स रिजिड, तो रिजिड क्यों होते हैं ये बताना है हम लोग को सॉलिड्स, तो इन सॉलिड्स देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ये सॉलिड में क्या होता है जो क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं या फिर इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक फोर्सेस के कारण जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है उसी के कारण में एटम जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं एटम एटम के बीच में इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर आयनिक फोर्सेस हो सकता है, एटम्स के बीच में क्या हो जाएगा इंटर एटॉमिक फोर्सेस होगा या फिर अट्रैक्शन होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो जाएगा और आयंस के बीच में क्या हो जाएगा इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसके कारण से क्या होता है जो सॉलिड्स के जो बीच में अट्रैक्शन होता है, तो सॉलिड्स को अगर हम लोग इसमें अगर कुछ भी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर टू नोट अगर उस अट्रैक्शन के कारण वो एक बंध बना के रखते हैं, ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव
इसके कारण से जो होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री मूव नहीं कर पाते हैं, can only oscillate about their mean position, वो अपने जो पोजीशन होता है उसमें क्या बनाते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। therefore solids are, इसी के कारण जो होता है solids rigid होता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, सॉलिड रिजिड होने का मेन कारण है उनके अंदर या फिर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में होने वाले इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर या फिर इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के भी के कारण होता है। ठीक है, अब अगले देखिए आंसर, 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर में क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय इट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट टाइप डिफेक्ट, ठीक है, कौन सा डिफेक्ट, किस प्रकार का डिफेक्ट अराइज होता है व्हेन जब सॉलिड हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज को वो अफेक्ट करता है। तो ऑन हीटिंग ए सॉलिड वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, तो यह क्या कहता है, वैकेंसी, जब हीटिंग मतलब हीटिंग कोई भी सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। जैसे देखिए उसके बाद क्या आंसर में, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल में क्या प्रोड्यूस होता है, जब भी हम लोग किसी भी क्रिस्टल्स को या फिर सॉलिड्स को जब हीट करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, वैकेंसी डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड होता है। बिकॉज और हीटिंग सम लेटिसाइड बिकम वैकेंट, मतलब जब हीट करते हैं तो सम लेटिसाइड्स क्या करते हैं, वैकेंट बन जाते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट द डेंसिटी डिक्रीजेज बिकॉज सम एटम्स और आयन लीव फ्रॉम द क्रिस्टल, इसी जिसके कारण से क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, द डेंसिटी डिक्रीज, वो जिस क्रिस्टल्स का हम लोग जब हीट करते हैं तो उस क्रिस्टल का क्या होता है, जो डेंसिटी है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। बिकॉज सम एटम्स और आयन डिफ फ्रॉम द क्रिस्टल, इसका क्या कारण है, जो सम कुछ एटम्स होते हैं और आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी कारण वो क्रिस्टल की जगह को छोड़ देते हैं, उसी कारण उनका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 21 नंबर बोल रहा है, डिफाइन डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, द सबस्टांस whose constituent particles, जो constituent particles क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, वो क्या हो सकता है, डिफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, मतलब ये रेगुलर, जिसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट रेगुलर उसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, फिर अगला इसमें बोल रहा है, अरेंज्ड इन अ डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस और कॉल्ड, क्या बोल रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि द सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ए डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका ऑर्डर अरेंजमेंट होता है वो डिफिनिट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो सॉलिड्स व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, आर डिफिनिट ऑर्डर अरेंजमेंट, जिसका क्या हो जाएगा, एक निश्चित ऑर्डर अरेंजमेंट होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका आंसर क्या, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए NaCl हो गया, KNO3 हो गया, फिर ZNS हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए एमरफस सॉलिड्स। एमरफस सॉलिड्स में क्या होता है, एमरफस सॉलिड्स क्या हो जाएगा, द सॉलिड सबस्टांसेस व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, जस्ट अपोजिट। या फिर यहाँ पे देखिए द क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एमरफस सॉलिड्स, जिसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमरफस सॉलिड्स बोलेंगे। एमरफस सॉलिड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज होगा, क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड। हम लोग को डिफरेंस बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से एंड एमरफस सॉलिड्स के बीच में। डिफरेंस क्या है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है, इट इज इन दी सॉलिड्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। इसमें क्या बोल सकते, देखिए अभी बोले ना, है
डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एंड शेप। फिर एमरफस सॉलिड्स में क्या हो जाएगा, इरेगुलर शेप। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो रिजिड होता है ना। ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज टेम्परेचर, मतलब कुछ टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। हैव ए डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या हो जाएगा, डिफिनिट मतलब निश्चित कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके पास डू नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसके पास क्या होता है, डिफिनिट डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है जो इसका कुछ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, या फिर थर्मल कंडक्टिव हो गया, ठीक है। या फिर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है डिफरेंट वैल्यू जाता है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अगर हम इसका जब हम लोग इसका फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज निकालेंगे तो ये डिफरेंट आएगा डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए इसको एन आइसोट्रॉपिक इन अ नेचर बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक इन अ नेचर का मतलब है कि अगर हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब अगर हम लोग निकालना चाहें तो अगर कोई भी डायरेक्शन में निकालना है तो उसको जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। लेकिन इसमें जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट आएगा। अब ये क्या होता है, ट्रू सॉलिड्स होता है, और ये क्या होता है, सुडो सॉलिड्स होता है, ठीक है। अब अगले देखिए, हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो लॉन्ग होता है, और इसका जो होता है रेंज ऑर्डर वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 22 हो गया। 23 में क्या हो गया, 23 है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 23 में, डिफाइन कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव एग्जांपल्स। हम लोग को बताना है कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में, नेटवर्क सॉलिड्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग को इसका एग्जांपल भी देना है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होता है, covalent solids are the solids whose constituent particles are atom of same or different elements, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, मतलब जिससे वो ज्वाइंट होगा, ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो कनेक्टेड किससे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। दीज आर मिलीएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट का कारण होता है क्योंकि वो रिजिड होते हैं। फिर पुअर कंडक्टर, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायमंड, सिलिकॉन और कार्बाइड, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर है, राइट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट विथ एग्जांपल। हम लोग को फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताना है, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और उसका एग्जांपल भी। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स, ये किसके अंदर दिखाया, ये डिफेक्ट हम लोग को देखा जाता है आयनिक सॉलिड्स के अंदर दिखा जाता है, ठीक है। द सिमिलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड, मतलब इसमें हम लोग को जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड्स में देखा जाता है। जो स्मॉलर आयन यूजुअली क्या होता है, स्मॉलर आयन क्या कौन होता है, केटायन होता है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो एनायन और केटायन होता है उसमें मोस्टली क्या होता है, जो स्मॉलर होता है वो केटायन होता है। इज डिसलोकेटेड, डिसलोकेटेड मतलब डिसलोकेटेड हो जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट, मतलब जो उसका लेटेस्ट साइट होता है उससे लोकेट हो जाता है टू एन इंटरस्टिशियल साइट, और वो कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ये क्या करता है, जो अपना उसका डेंसिटी होता है, जो सॉलिड्स का डेंसिटी होता है उसको वो क्या करता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब इसका आंसर्स देखिए, इसका एग्जांपल्स क्या हो गया, जेड हो जाएगा, इसका जेड हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, और ये आंसर्स क्या हो जाएगा, AgBr, ठीक है। अब हमारा स्कॉट की डिफेक्ट, यहाँ पे आंसर स्पेलिंग से गलत है लेकिन इसे सुधार लीजिए। स्कॉट की डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट में क्या है, देखिए दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक सॉलिड्स, ये डिफेक्ट भी हम लोग को आयनिक सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है, लेकिन जिसमें क्या होता है ऐसे टाइप्स का आयनिक, इट इज आल्सो वैकेंसी डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इसको वेयर द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल, जिसमें क्या होता है, जो मिसिंग, इसमें कैटायंस और एनायंस क्या करते हैं, मिसिंग होते हैं, ठीक है। देयरफॉर मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट रिजल्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, जो डेंसिटी सॉलिड्स का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है। अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा NaCl, NaCl, KCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, CaCl, ठीक है, क्या हो जाएगा, CaCl, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये, 24 है, ठीक है। अब 25 में देखिए क्वेश्चन क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल। एज लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एज लेंथ बोल रहा है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287, यहाँ पे 287 दिया हुआ है, 287 दिया हुआ है। उसके बाद पिकोमीटर में दिया हुआ है विथ BCC अरेंजमेंट, जिसका अरेंजमेंट क्या है, BCC है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है, इसमें है। और उसके बाद व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस, हम लोग को रेडियस निकालना है, तो हम लोग को गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो दिखना है। पहले गिवन क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, ठीक है। 287 पिकोमीटर दिया हुआ है BCC लेटेस्ट में, ये दिया हुआ है। फिर इसमें रेडियस, देखिए रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस R है। इसका फॉर्मूला होता है, रेडियस का एक फॉर्मूला क्या होता है, √3 होता है, √3a होता है बाई 4 होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में बैठाना है ए का वैल्यू। जब ए का वैल्यू बैठा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो बस हो गया इसका आंसर। अब अगला देखिए 26 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, 26 नंबर में मेरा क्या बोल रहा है, द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज ए क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम। हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बताने के लिए पहले हम लोग को उसका जेड का वैल्यू पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ हम लोग को किस में दिया हुआ है, पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर में बनाया, पिको से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने से इसको डिवाइड किए, 10 से, ठीक है। जब डिवाइड किए तो ये मेरे कितने में आ गया, 10 से डिवाइड करने का मतलब हो गया, जब अगर हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब डेंसिटी मेरा दिया हुआ है, क्योंकि डेंसिटी मेरा सेंटीमीटर में था, देखिए यहाँ पे डेंसिटी मेरा सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको जो पिकोमीटर में था इधर, तो उसको भी हम लोग क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग को भी पता था कि फर्स्ट पे मल्टीपल चॉइस का हम लोग 3rd नंबर शायद क्वेश्चन किए हुए थे, उसमें हम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। तो उसमें देखिए ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला से ही हम लोग को क्या करना है, देखिए Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और M क्या होता है, मोलर मास ऑफ गिवन एलिमेंट, जो दिया रहेगा सॉलिड वही उसका हम लोग को मोलर मास निकालना है। तो इसका मोलर एल्युमिनियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। अब हम लोग को जेड का वैल्यू निकालना है। जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको बस यहाँ पे जो है, बाकी जेड को इधर ही रहने देंगे, जेड को यहीं रहने देंगे। जेड को रहने के बाद फिर सारा को जो बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उधर लेते जाएंगे। तो इधर नीचे वाला जो है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए हो जाएगा। और फिर एम क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लीकेशन में, तो एम इधर मेरा क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये इसका आ गया। अब हमको सारा का वैल्यू रखना है, क्योंकि सारा का वैल्यू पता है। डी का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे भी दिया हुआ है किसका वैल्यू, देखिए उसका वैल्यू ए क्यूब बैठाना है। तो ए क्यूब का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए पिकोमीटर में यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हुए 405 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। इसको हम लोग को क्यूब करना है, तो के पावर में 3 बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 02, क्योंकि ये एवोगाड्रो नंबर है तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू हम लोग बैठा दिए। और बाई में क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, तो मोलर मास बोलिए या फिर मोलिकुलर मास, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को पूरा जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा,
4 के बराबर आएगा, 4 के बराबर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 4 के बराबर। अब 4 किसका होता है बताइए, कौन सा अरेंजमेंट होता है उसका, 4 किसका होता है, कौन सा यूनिट सेल का, तो इसका जो अरेंजमेंट क्या हो जाए, स्ट्रक्चर क्या होगा, यूनिट सेल का एफसीसी होगा, फेस सेंटर। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें फेस सेंटर में ही उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितना होता है, 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारा क्या है, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स हम लोग को लिखना है, ठीक है। किसमें लिखना है, पैरामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म में लिखना है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए पैरामैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स दैट वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिज्म एक क्या है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी मटेरियल्स का वो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। द सबस्टांस आर मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, जो सबस्टांस होता है, जो सबस्टांस होता है वो मैग्नेटाइज्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सेम डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है। और जो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, वीकली अट्रैक्टेड होता है, वीकली अट्रैक्टेड। बस यही कुछ कुछ पॉइंट हम लोग को क्या है याद रखना है, याद रखना है, क्या होता है, वीकली अट्रैक्टेड होता है। मैग्नेटाइज्ड इन अ सेम डायरेक्शन, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस लॉस देयर मैग्नेटिज्म, वो अपना मैग्नेटिज्म खो देते हैं, क्यों, इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड का जब अब्सेंस में भी वो क्या करते हैं, अपना जो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा तो अपना जो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं, खो देते हैं, लॉस कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म किसके कारण होता है, ड्यू टू इज प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके प्रेजेंस के कारण, वन और मोर अनपेयर्ड, वन भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसका एग्जांपल्स देखिए, इसका एग्जांपल्स हो गया O2 हो गया, CO2 प्लस हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा, ठीक है, और ETC। उसके बाद डायमैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या था, पैरामैग्नेटिज्म था क्या, वो वीकली क्या था, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और फिर क्या होता था, जो मैग्नेटाइज होता था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता था पैरामैग्नेटिज्म में। उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड का जब अब्सेंस में जो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस था, तो मैग्नेटिज्म के अब्सेंस में वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को भी क्या करता था, लॉस कर जाता था, खो देता था, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिज्म कब होता था, किसके प्रेजेंस में होता था, वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में देखिए, डायमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस दैट आर वीकली रिपेल्ड। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है जो सबस्टांस दैट आर वीकली क्या होता है, रिपेल्ड होता है। रिपेल्ड किसी के द्वारा रिपेल्ड होता है, रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, रिपेल्ड होता है। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये किसके अपोजिट डायरेक्शन में, पैरामैग्नेटिज्म जो होता था वो सेम डायरेक्शन में होता था, लेकिन जो डायमैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटाइज, ठीक है। फिर जो डायमैग्नेटिज्म है इज साउंड बाय दोज सबस्टेंसेस व्हिच हैव ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। मतलब उसमें होता था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए पैरामैग्नेटिज्म में, लेकिन इसमें जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वो मेरा पेयर्ड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेयर्ड में होना चाहिए। अब अगला इसका एग्जांपल्स देखिए, क्या हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, C2H6 हो गया, ये सब, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसका प्रॉपर्टी है, कोई भी सबस्टांस का, ऑफ सबस्टांस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड करता है। एक तो क्या करता था, वीकली अट्रैक्ट होता था, एक क्या करता था, वीकली रिपेल्ड करता था, और ये क्या करता है, स्ट्रांगली
अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ परमानेंट मैग्नेटिज्म, ये एक क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। विच शो मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या करता है, मैग्नेटिज्म शो करता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा तो भी वो क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को शो करेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। An element, an element, an element crystallized in a body center cubic structure. The age length of the cell is 1.45 into 10 to power minus 10 meter, and density is 19.3 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of the element and also calculate the radius of atoms of this element. तो हम लोग को पहले क्या क्या दिया है वो देखना है। क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है। एज लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एज लेंथ मेरा दिया हुआ है 1.45 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। अब बीसीसी, ये बीसीसी सेल में तो उसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक मास हम लोग को क्या करना है, निकालना है। फिर रेडियस, देखिए रेडियस भी हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग को डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी से ही हम लोग को निकल जाएगा। जब डेंसिटी निकाल के, देखिए एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलिएगा, वही सेम होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो देखिए इसमें डी हो गया, डी से ही हम लोग को देखिए एम का वैल्यू हम लोग को निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एम का। तो एम का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर कर जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन और था, ठीक है। जब इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे सारों को। इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। जो जो वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है ना, देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 19.3 ग्राम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए, लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी दिया हुआ है 19.3। फिर हम लोग का देखिए ए दिया हुआ 1.545 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब कर देंगे। और एन ए मेरा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। बाई में बीसीसी अरेंजमेंट है तो बीसीसी अरेंजमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2। तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद जब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा, इसका आंसर करने के बाद मेरा आंसर जो आएगा 17.66 ग्राम आएगा। इसका जो मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास है वो कितना आ जाएगा, 17.66। अब हम लोग को आर निकालना है, तो आर का वैल्यू तो वैसे डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, √3a/4, क्योंकि बीसीसी का जो फॉर्मूला होता है √3a/4 होता है। और जब इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे, क्या करेंगे, जब हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे, क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.627 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। और फिर जब हम लोग मीटर से पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो 10, जब इसको 10 का पावर कितने से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 का पावर 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर सेंटीमीटर आता तो 10 से डिवाइड करते। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा सॉल्यूशन हो गया सॉलिड स्टेट चैप्टर का, ठीक है।